हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सर हम तो बहुत ही बढ़िया हैं क्योंकि हमारी तैयारी भी अब ठीक चलने लग गई है, सही मोड़ पे जा रही है। वेरी गुड। तो हम दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन और मैट्राइसेस आव्यूह है। मेरा नाम नीरज झा। शुरू करें? यस सर, प्लीज शुरू किया जाए। फिर है ना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। सर चक्रव्यूह? अबे चक्रव्यूह नहीं है भाई, आव्यूह है। क्या है? आव्यूह। ठीक है। आव्यूह का मतलब होता है एक ऐसा अरेंजमेंट, है ना, एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ऐसा लिखा हुआ है कि भाई पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित संख्याओं या कार्यों का आयताकार व्यवस्था, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और फिर मैट्रिक्स के बारे में ऑर्डर भी समझाया हुआ। ऑर्डर का मतलब होता है रो इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ। अब तुम सोच रहे होगे कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होती है। रुको, सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है। सर बहुत मीठा होता है। बहुत बढ़िया। ऐसे करके कुछ होगा। A11, A12, है ना, A13, A1n और A21, है ना, A22, ऐसे करके। इसी तरीके से AN1, AM1, AM2, ऐसे करते AMN। ये मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें AIJ जो अवयव है वो दिखाता है आयत रो और jth कॉलम। रो और कॉलम मतलब ये रो है, ये क्या है? रो। ये R1 है, ये R2 है ना, ये R3 है, ऐसे करके ये RN हो गया। ये है रो। क्या है? रो। रो बोले तो पंक्ति, रो बोले तो पंक्ति। और स्तंभ ये है, ये कॉलम है। ये सारे क्या है? कॉलम। कॉलम, कॉलम बोले तो स्तंभ। ठीक है, स्तंभ है कॉलम का मतलब। कोई दिक्कत? सर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये स्तंभ है, ये कॉलम है। AIJ, AIJ मतलब A आयत रो और jth कॉलम। इसको हम ऐसे कहते हैं AIJ, ठीक, M क्रॉस N। M क्रॉस N का मतलब M होता है रो और N होता है कॉलम। यदि किसी मैट्रिक्स में M रो और N कॉलम है, मान लो 2 रो और 2 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कहलाएगी। 3 रो और 2 कॉलम है तो 3 क्रॉस 2 की कहलाएगी। इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि नहीं अपने को नहीं आएगा। ये बहुत ही इजी है कि भाई रो और कॉलम। अच्छा, मैट्रिक्स एक्चुअली में एक नंबर नहीं है। मेरा नाम है मैट्रिक्स और मैं एक नंबर नहीं हूं, एक संख्या नहीं हूं। ठीक है, क्यों नहीं है? बस संख्या नहीं है यार। मैट्रिक्स एक डेटा को, किसी डेटा को दिखाने का तरीका है, दर्शाने का तरीका है। आप समझ रहे हैं? मैट्रिक्स का मतलब किसी डेटा को आप दिखा रहे हो, दर्शा रहे हो किसी तरीके से। और इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में। ठीक है, मेडिकल साइंसेज में ले लो, अपने इंजीनियरिंग में ले लो, बहुत सारी जगह यूज होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें यह समझ में आ गया कि रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति का मतलब क्या होता है। अच्छा, यहां पे मैं आपको पूछूं टोटल एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स मतलब टोटल अवयव, अवयव पूछूं तो क्या आप अवयव बता सकते हो? सर वो M इंटू N होगा। बिल्कुल सही बात है। अरे भैया, अगर इधर 5 एलिमेंट है, इधर 4 है, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20 ही होगा ना, कि 25 हो जाएगा? सर 20 होगा। तो गुणा करने पर सारे अवयव की संख्या आ जाएगी। आ जाएगी सर। आन दो सर, आन दो। अच्छा ठीक है। पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल रो एक हो, रो बराबर 1, कॉलम बराबर n। कितने भी हो सकते हैं। तो मतलब जैसे ऐसे मैट्रिक्स लिखी हुई है ABCD, ये n 1 क्रॉस n लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है। या अगर आप थोड़ी और इंटेलिजेंटी से सोचो कि भाई ABCDEF ऐसे करके बढ़ाते चले जाओ, ये भी अपने को कौन सी मैट्रिक्स मिली है? ये वाली मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स। तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ, स्तंभ आव्यूह मतलब कॉलम एक होगा। आप देख सकते हैं, देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसमें इधर पे n हो जाएगा, इधर पे 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये 4 क्रॉस 1 है, 4 क्रॉस 1 है, 4 क्रॉस 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद 4 क्रॉस 1 नहीं लिखा, यहाँ पे 1 क्रॉस 4 लिख दो। पता लगे बच्चा ये बोले कि सर ने आपने यहाँ पे n कैसे लिख दी, यहाँ पे तो 4 ही है। तो पता लगे इल्जाम लगा दे मेरे ऊपर, बोले सर इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर। अच्छा, 4 क्रॉस 1 ये मैट्रिक्स हो गई। कौन सी हो गई? ये वाली अपनी कॉलम मैट्रिक्स हो गई, स्तंभ वाली, स्तंभ आव्यूह होगी। ठीक है, इस इजी है, आसान सी चीज है, ये तो काफी आसान है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मैं समझाऊं तरीके से,
तो स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे रट लेंगे, याद रखेंगे। याद रखने का मतलब हो गया वर्ग आव्यूह कहते। वर्ग का मतलब क्या होता है सर? वर्ग का मतलब वर्ग होता है, जैसे डेफिनेट मतलब डेफिनेट। अच्छा वर्ग मतलब वर्ग, वर्ग का मतलब असल में सही बात है वर्ग ही होता है ठीक है। अब एक आव्यूह जिसमें रो और कॉलम बराबर, तो वो कहलाती है वर्ग मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम मतलब जो अपने पास कौन सी कॉलम कहलाती है? कॉलम कहलाती है स्तंभ। स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है, उसको कहते हैं कौन सी मैट्रिक्स? उसको कहते हैं वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे एक वर्ग आव्यूह छोटी सी मैं लिख देता हूं, ए बी सी और डी, ये 2x2 की, इसको लिखा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह दो क्रम का, दो क्रम का, दो क्रम का, तो लिख सकते हैं। अच्छा, कभी कोई बच्चा कह रहा है कि सर क्रम अगर 2 है तो मैट्रिक्स, अरे भैया अगर आप बोल रहे हो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह तो क्रम 2 है, तो मैं मान लेता हूं कि चलो ठीक है। आप बोल रहे हो क्रम 2 है, क्रम 2 कैसे होगा यार? क्रम 2 नहीं, क्रम तो फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा 2x2 या 2x3 या 3x4, वो डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने वर्ग आव्यूह लगा दिया तो ऐसा बोलोगे चलेगा, लेकिन असलियत में क्रम कितना है? 2x2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स, विकर्ण तत्व। विकर्ण तत्व मतलब डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट का मतलब होता है, मैं आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना के बताता हूं। A11 A22 A33 A12 A13। अच्छा, ये आपको इसमें कंफ्यूजन आ रही होगी, सर ये क्या लिख रहे हो आप? A11 A21 A32 ये सब क्या लिख रहे हो? ये एक्चुअली ऐसा है, जैसे A11 का मतलब हुआ, A11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक, ये मैट्रिक्स हुई। तो ये जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण, ये कहलाता है मुख्य विकर्ण अवयव, मुख्य विकर्ण। ठीक, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल, या कि आप ऐसा लिख दो मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। मुख्य विकर्ण अवयव ये वाले होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। किसी भी मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण अवयव कौन से वाले होते हैं? ये वाले होते हैं, A11 A22 A33। तो ये मुख्य विकर्ण अवयव कहलाते हैं। कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। A11 A22 A33, ठीक, ये हो गया मुख्य विकर्ण अवयव, मेन डायगोनल हो गया। ठीक है, यस सर। अच्छा, ये कैसे होता है? ये होता है AII, है ना? ठीक, ये इस टाइप का जो अवयव रहेगा ना, ये मुख्य विकर्ण अवयव होगा, जैसे A11 A22 A33 A44 A55 ऐसे करके। अब बारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। किसकी बारी आती है? डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का मतलब होता है, आपको जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं। एक वर्ग आव्यूह का विकर्ण आव्यूह कहा जाता है यदि Aij बराबर 0 फॉर एवरी i नॉट इक्वल टू। कहने का मतलब जिंदा कौन बचेगा? सर जिंदा बचेगा ये, केवल ये जिंदा बचना चाहिए, बाकी कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, सब 0 होने चाहिए। ये डायगोनल मैट्रिक्स एक विकर्ण आव्यूह है। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, डाया A11 A12 A21 A22 और A33, ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा A11 A22 और A33, इसको हम लिखते हैं डायगोनल ऐसा। अब आपको यहां से ये समझ में आता है कि ये 3x3 की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि 3 ही अवयव है, बाकी सभी 0 है। 3 ही अवयव हैं ऐसे करके। अब 4 लिखता तो 4x4 की होती, 5 लिखता तो 5x5 की होती, तो केवल 4 लिखा तो ऐसा हो गया। जब i बराबर j नहीं है तो तब जब 0 आ रहा है, और जब जब i बराबर j तो कुछ 0 के अलावा कुछ कांस्टेंट आ रहा है, ऐसा कह सकते। ठीक है, एकदम सही है सर। आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। यहां पे ये चीज गलत लिखी हुई है, इसलिए ये काट के सही किया गया है। अदिश आव्यूह का मतलब होता है, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, आराम से सुनो समझो, है ना। हालांकि यार ये केवल डेफिनेशन वाला पार्ट है, समझाने वाला पार्ट अभी आने वाला है। अदिश आव्यूह का मतलब होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, अगर मैं ऐसे बनाऊं,
यहां भी लैम्डा, यहां भी लैम्डा और यहां भी लैम्डा, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, ये मैट्रिक्स स्केलर हो जाएगी, ये अदिश हो जाएगी, अदिश मैट्रिक्स हो जाएगी, अदिश मैट्रिक्स हो जाएगी, अदिश आव्यूह हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट? ठीक, ये सारे एलिमेंट अगर बराबर है, ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसमें डायगोनल एलिमेंट, विकर्ण अवयव जो हो वो सब समान हो, बराबर हो, वो मेरे को ये मिलेगा, ये स्केलर मैट्रिक्स होती। अब इससे भी ज्यादा जरूरी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। रट लो इसे। कैसे समझेंगे? समझेंगे ऐसे कि तत्समक आव्यूह कोई स्केलर मैट्रिक्स में यदि लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाए, सारे विकर्ण अवयव 1 हो जाए, तो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब I 3x3 का अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिखूंगा 0 0 0 0 0 0, और 2x2 का I अगर लिखना चाहूं तो वो भी लिख सकता हूं 1 1 0 और 4x4 का भी लिख सकता हूं, पर इन्हीं दोनों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए कि ये वाली वैल्यू विकर्ण अवयव 1 आएंगे, बाकी सभी 0 है। विकर्ण अवयव 1 आएंगे, बाकी सभी 0 आएंगे। दोनों -1 हो गए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है भाई। अच्छा, ये दोनों 1 हो गए। जनता ने बोला कि सर अगर ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है तो क्या ये 1 1 1 ये 0 0, क्या ये आइडेंटिटी है? ये नहीं है भैया, ये गलत है, ये आइडेंटिटी नहीं है ना। ये मत कहना कि सर ऐसा हो जाए तब। कौन से विकर्ण? मुख्य विकर्ण वाले दादा। यस सर, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है, कतई आसान है सर, कतई आसान है, बिल्कुल सही बात है। कतई जहर तो नहीं है? नहीं सर, ये बिल्कुल आसान है सर। अच्छा, तो इतनी कहानी हमने जान ली। अब आते हैं जीरो मैट्रिक्स पे। जीरो मैट्रिक्स का मतलब यार जो जीरो है, नल मतलब जीरो मैट्रिक्स मतलब शून्य अवयव। अब नल मतलब ऐसे समझ सकते हो, नल्ला है ना कहते हैं ना नल्ला है, किसी काम का नहीं। तो नल मैट्रिक्स मतलब हुआ जीरो। तो अगर मैंने नल मैट्रिक्स लिखी 2x3 की, मान लो, वो कैसे लिखी जाएगी? 2 रो होंगे, 1 रो और 2 रो और 3 कॉलम होंगे। कॉलम 3 हो गए, 1 2 3 कॉलम, 2 रो हो गए। ठीक, क्या आप में से किसी को कोई समस्या? अब आप इसी तरीके से 2x2 का भाई लिख सकते हो, लिख लो भाई 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स आएगी। कतई आसान है ये सर, बहुत ही आसान है ये तो, जाने दो सर। सवाल कर लेते हैं एक दो, तो थोड़ा और आइडिया लगेगा, अंदाजा लगेगा कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। एक सवाल दिया है कि एक मैट्रिक्स में 24 अवयव है, टोटल m इंटू n अवयव होते, तो मतलब m इंटू n का मतलब m क्रॉस n, m इंटू n बराबर 24 है। ये अवयव दिए हुए हैं। अब बोला है कि इसके संभावित क्रम क्या हो सकते हैं। अच्छा, संभावित क्रम की बात कर रहा है, कोई बात नहीं भाई। अब देखो, 1 को 24 लिखा, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, ये रो ये कॉलम, ये तो आरसी हो गया सर। अच्छा ठीक है, आरसी हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। 24 इंटू 1 और 2 इंटू 12, 12 इंटू 2 और 3 इंटू 4, 4 गुड़े 3 और 4 इंटू 3 नहीं यार, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, वरना सब गड़बड़ हो जाता। 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, यही पॉसिबल रास्ते हैं। दोबारा करोगे तो क्या है, दोबारा क्या होगा, थोड़ी समस्या उत्पन्न होगी। सर थोड़ी कैसे होगी? अब थोड़ी नहीं होगी यार, कैसी बात कर रहे हो तुम, गधा हो क्या? सर देखो ये 4 है, अब या तो 1 क्रॉस 24 की मैट्रिक्स बनेगी या 24 क्रॉस 1 की, या 2 क्रॉस 12 की, या 12 क्रॉस 2 की। तो ऐसे करके 24 को जितने प्रकार से 2 फैक्टर्स बना सकते हो 24 के, वही उत्तर होगा। तो टोटल आंसर आ रहा है 8। कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है टोटल 8। कितना? 8। अब यही काम उसने बोला है 13 अवयव हो तो क्या होगा? तो होगा 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13। तो इसका आंसर आएगा 2। 2 तरीके, 2 मैट्रिक्स आएंगे। अब तुम्हें एक डाउट तो आ रहा होगा, पूछ सकते हो, डाउट तो आ रहा होगा। क्या आ रहा है? सर ये 2 क्रॉस, ये 2 ही मैट्रिक्स हुई, इसमें इतनी सारी हो गई कैसे? अरे ये कंपोजिट नंबर है। 24 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, इसलिए ऐसा हो रहा है। 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 को केवल 2 ही तरीके से लिख सकते हो, ऐसे। सर -13 इंटू -1 लिख देंगे? अब गधा हो क्या एकदम यार? -1 और -13 ये कौन से अवयव लिखे जाएंगे यार? ठीक है, -1 रो है किसी मैट्रिक्स में, है नहीं है
ऐसा नहीं लिखते हैं ना, इसलिए ये आंसर 2 आएगा, ये 8 आएगा। ये 1 नंबर का सवाल आपको मिल सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। अब वो 24 की जगह 12 हो, 48, इस तरीके की चीजें आपको मिल सकती हैं, इम्तिहान में देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर। यार इसमें से मैं केवल एक ही पार्ट करूंगा, बताओ कौन सा करूं? चलो तुम नहीं बता रहे, मैं ही बता देता हूं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 100 100, ये वाला कर देता हूं, ठीक है। ए आई जे बराबर आई बटा जे। अच्छा 2 क्रॉस 2 का अवयव बनाना है, बहुत बढ़िया। 2 क्रॉस 2 का अवयव कैसे लिखोगे बेटा? सर लिखेंगे A11 A12, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दो दो। अच्छा अब यहां से A11 बोलो 1/1, A21 बोलो 1/2, A11 के बाद A12 बोल देते, चलो A12 1/2, A21 2/1, A22 2/2। ये तो हो गया 1, ये हो गया 1। तो अब अगर मैं मैट्रिक्स लिखना चाहूं तो ये आएगा 1, ये 1/2, ये 2 और ये 1। ये आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। क्या आप में से किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। ए का वैल्यू पता लग गया, ठीक, ए आई जे मिल गया, ए हमको पता है। दूसरे वाले इसमें भी आप आई और जे में 1 1 1 रखो, 1 2 रखो, ऐसे रख के सारे अवयव निकाल लो और मैट्रिक्स बना लो। ये भी 1 नंबर का सवाल इस प्रकार का मिल सकता है। ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, आसान सा सवाल है यार, है ना। तो यहां किसी को कोई समस्या नहीं है सर, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर चलते हैं। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है ये मैट्रिक्स जो होंगी दोनों के दोनों बराबर हो। बराबर तभी होंगी जब ऑर्डर बराबर होगा। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। ऑर्डर बराबर पहली चीज। दूसरी चीज प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रत्येक अवयव बराबर होना चाहिए, ठीक है सर। प्रत्येक अवयव मतलब करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग अवयव, करेस्पॉन्डिंग अवयव, करेस्पॉन्डिंग संगत, संगत अवयव। कौन सा अवयव? संगत अवयव। अरे कहते ना संगति, ऐसे ही संगति। जैसे मान लो आपने एक मैट्रिक्स लिखी ए बी सी डी और आपने इधर लिख लिया 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, तो 100% ये बराबर है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। इतना ही खेला है, केवल केवल इतनी सी बात है, बाकी सब मिथ्या है। केवल ये बात सत्य है कि आप याद रखें कि बराबर मैट्रिक्स कैसे होंगे। 1 नंबर के छोटे छोटे सवाल आने के प्रोबेबिलिटी है, आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आएंगे ही, वो तो अब निर्धारित करेंगे ना भाई बोर्ड वाले क्या आना है, पर मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि हो सकता है ऐसा आ जाए। तो ये तो काफी आसान, एक छोटा सा सवाल है इसके ऊपर, वो कर लेते हैं। ये आंसर निकालना है ए बी सी की वैल्यू। मैं केवल ए और बी निकालूंगा, आप बाकी निकाल लेना। कैसे निकालोगे? ए माइनस बी का मान -1। अच्छा ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तभी बराबर हो रहा है, वरना नहीं बराबर होता, समझे? ऐसे नहीं कि बराबर कर दो सर, क्यों कर दो भाई, बराबर तभी होगा ना जब ऐसा होगा। अच्छा उसके बाद 2a माइनस बी का मान 0, 2a प्लस सी का मान 5, 3c प्लस डी का मान 13। यहां से यदि मैं इसको हल करने बैठूं तो ये तो बहुत ही आसान है, माइनस का प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस का ए ये कट गया, बराबर -1, यानी कि ए का मान 1 आ जाएगा। ए का मान आ गया 1। अब अगर बी का मान निकालना हो तो 1 माइनस बी बराबर -1, यानी कि बी बराबर 2। सी का मान निकालना हो यहां से निकाल लो, ए की जगह 1 रख दो, तो 2 प्लस सी बराबर 5, यानी कि सी बराबर 3। 9 प्लस डी बराबर 3 इंटू 3 9 प्लस डी बराबर 13, यानी कि डी बराबर 4। डी बराबर 4। कोई डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है, ए बी सी डी आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने से पहले जरा एक बार देख लें एडिशन कैसे होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का एडिशन। अब बच्चा बोलेगा सर मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे? ये चीजें आसान है यार, इसलिए अपन थोड़ा पेस में चल सकते, कोई लोड नहीं है ना। ये नहीं सोचे कि सर नहीं सर सांस तो ले लो सर ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स जोड़ी आपने, वो सी आया, तो इसका ऑर्डर m क्रॉस n है,
तो निश्चित रूप से इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n हो जाए और आंसर का ऑर्डर भी m क्रॉस n आएगा। और सी आई जे, सी के जो अवयव आएंगे वो ए आई जे प्लस बी आई जे आएगा। कहने का मतलब है करेस्पॉन्डिंग अवयव ऐड होंगे, आजू बाजू वाले अवयव जुड़ेंगे। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा जोड़ू 1 2 3 4, इसको और इसको जोड़ा ए बी सी और डी, जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ोगे? 1 जुड़ेगा ए के साथ, 2 जुड़ेगा बी के साथ, करेस्पॉन्डिंग संगत अवयव जुड़ेंगे। समझे? समझे सर, समझे, एकदम समझे। ये हो गया 2 प्लस बी। ये सब चीजें बड़ी आसान लगती है ना, बच्चा फटाफट कर लेता है। ये तो सर बहुत ही आसान चैप्टर है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट सबको पसंद होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है ना, कुछ बचता नहीं है। तो ऐसा आएगा। अब इन्होंने यही कहानी लिख दी है यार, ये कहानी वही है कि भैया इनको जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा, ए प्लस बी आई जे बराबर ए आई जे और बी आई जे होना चाहिए। तो खैर कोई मतलब नहीं है इस चीज का, आगे बढ़ते हैं। मतलब हमने पढ़ लिया, मतलब तो है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्या? ये प्रॉपर्टीज है, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो योग के गुणधर्म, योग के गुणधर्म, ठीक है, योग के गुणधर्म। कौन से योग के? मैट्रिक्स के योग के। वो वाले योग नहीं कि कपाल भाती करने लग गए, बोले सर उसके गुणधर्म है। अभी अपने पास वो वक्त नहीं आया, अभी तो अपने को मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है यार, ठीक है। तो योग के गुणधर्म, पहली चीज बोले कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है क्रम परिवर्तन। क्रम परिवर्तन का मतलब है कि यदि ए और बी एक ही क्रम के दो अवयव हैं तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस है। हालांकि इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं कि इन दोनों को जोड़ दो, चाहे इन दोनों को जोड़ दो, एक ही बात है, एक ही बात है। दूसरी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है साहचर्यता। साहचर्यता मतलब होता है कि देखो भाई बंधु है इसमें, है ना? मतलब ए को बी और सी, मतलब बी और सी के सम से ए को जोड़ना है, ऐसा है। या ए प्लस बी के सम से सी को जोड़ना है। तो ये नाराज नहीं होगा, ये वाला नाराज नहीं होगा अगर बी और सी को जोड़ दो। अगर ए और सी को जोड़ोगे फिर बी को जोड़ोगे तो भी बी नाराज नहीं होगा। तो किसी को किसी के साथ भी जोड़ो, पर आंसर जो आएगा ना, आंसर सेम आएगा, ठीक है, उत्तर सेम आएगा। इसलिए इसको एसोसिएटिविटी कहते हैं, सहचर। दो और बातें, ये खैर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लेते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना, इकाई एलिमेंट, इकाई अवयव जो होता है इसका, वो क्या होता है? अगर आप कोई ऐसी मैट्रिक्स ले आओ जिसको जोड़ने पर वापिस ए आ जाए, तो निश्चित रूप से कोई भी मैट्रिक्स होगी ए, उसमें अगर मैं 0 ऐड करूंगा, 0 या किसी भी नंबर में 0 ऐड करता हूं तो वही नंबर रह जाता है ना। अरे वही रह जाता है ना, हाँ सर वही रह जाता है। तो फिर इसका मतलब आपने ए में 0 ऐड किया तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी अवयव होता है, ठीक। ये चीजें आपकी जो पहला चैप्टर था ना, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट दो चीजें होती थी, लेकिन वो हटा दिया है बोर्ड ने, तो अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, केवल जान लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसके इनवर्स का एग्जिस्टेंस मतलब व्युत्क्रम का अस्तित्व। एडिशन में व्युत्क्रम का अस्तित्व क्या होता है कि व्युत्क्रम बोले तो कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए जिसको जोड़ने पर 0 आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए जिसको जोड़ने पर ऐसा हो जाए, तो निश्चित रूप से बी का वैल्यू -a होगा। अब -a कैसे लिखेंगे, ये दूसरी समस्या को उत्पन्न करता है जिसका निवारण हम करने वाले हैं। समझे ना? यहां तक तो समझ में आ गया। सर -a कैसे लिखेंगे, आपने तो बताई ही नहीं है। नहीं बताइए, बिल्कुल नहीं बताइए, अब बता रहा हूं यार, रुक जाओ, सब्र करो। अब कहानी आती है कहां से? कहानी आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। या हम ऐसा समझ लें, अदिश गुणन, ठीक है, हम ऐसा समझ लेते हैं, अदिश गुणन और उसके गुणधर्म, बच्चा बोलता है ठीक है सर कोई बात नहीं, आप तो जान दो, चलो अदिश गुणन और उसके गुणधर्म। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स के है, उसको आपने ए से मल्टीप्लाई किया, कोई मैट्रिक्स ए है, वो मान लो ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए और डी लिखिए, आपने इसको किसी संख्या से गुणा किया, किसी भी स्केलर नंबर से, के एक स्केलर संख्या, तो ये हो जाएगा के ए, के बी, के सी और के डी। समझे? के बराबर कोई सदिश है, अदिश है,
अदिश संख्या है या कोई भी नंबर है, ठीक, तो ऐसा आ जाए। ये बोलेगा देखो भाई ऐसा है, मैं सबके साथ जाऊंगा, जाओ भाई सबके साथ जाओ, चिपक जाओ, के के बी के सी और के डी, तुम रोक नहीं पाओगे इसको, समझे? यस सर, नहीं रोक पाएंगे, कोई बात नहीं, जान दो सर, यही होगा, प्रॉपर्टी है। गुड, वेरी गुड, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने के का गुणा किया किसी दो सम के साथ तो ये आ जाएगा के ए प्लस के बी। ये तो खैर समझ में आती होगी कि भैया दो मैट्रिक्स है उनको जोड़ा, ऐसा आ गया। एक तो छोटा सा ना सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे जहन में आ रहा है, कर लें क्या? बोलिए तो कर लेते हैं सर, कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। एक मैट्रिक्स, एगो मैट्रिक्स लिखा है, एगो मैट्रिक्स ऐसा लिखा है 1 2 3 और 6, और एगो मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 और 4। ये मैट्रिक्स दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है। काहे अलग अलग है सर? ये वाला अवयव अलग अलग है ना बालक, अलग अलग है ना यार। जी सर, एकदम अलग अलग है। अब अपने तो घटाना सिखाया ही नहीं, अब क्या करें? नहीं यार, थांबा, आग जलाता है, पानी बुझाता है और झा समझाता है। इधर देखो बेटा, 1 2 3 6 प्लस ये -2 को ऐसा लिखा, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, और इसको गुणा कर दो अंदर, कितना हुआ बताओ? -2 -4 -6 और माइनस का 8। जैसे ही ये हो गया, अब जोड़ दीजिए। अरे बेटा कैसे गुणा किया, यही तो बताया था, आप जोड़ दीजिए। जोड़िए, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा, एकदम जल्दी। सर बता दें प्लीज, सर बता दीजिए आप, हम नहीं बताएंगे। अच्छा तुम नहीं बताओगे? नहीं नहीं, हम बता देंगे सर, लेकिन बताएं कैसे? कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना यार। ठीक है। अच्छा, a प्लस बी जोड़ दो, 1 - 2 -1, 2 - 4 -2। देखो, एक में से 2 गया, -2 हो गया, 2 में से 4 गया, -2 आ गया, 3 में से 6 गया, -3 आ गया, और 6 में से -8 मतलब -2। ये बोले सही बात है क्या? एकदम बोल दो सर, एकदम सही है। जान दो सर, एकदम जान दो, गोली की रफ्तार से जान दो। ठीक है, समझ में आया? आया ना? है इजी है ना, आसान है यार। अब एडिशन वाले क्वेश्चन यार बहुत ही आसान है, मतलब उस पर अपन ज्यादा काम करें वो बेवकूफी होगी। तो अपन क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना, आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे सवाल, वो कर लेना, बाकी कोई ज्यादा लोड नहीं है। एडिशन तो क्या है, जैसे नॉर्मली जोड़ते हो नंबर्स को, बस। यहां आएगा मजा, यहां आएगा बहुत मजा, बहुत मजा आएगा। यस, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये है मैट्रिक्स का गुणन। क्या है? मैट्रिक्स का गुणन। यही चीज तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, मैट्रिक्स गुणन क्या होता है आप समझिए। अगर दो मैट्रिक्स को, दो अवयव को गुणा करना है, ठीक, तो ये तभी हो पाएगा जब ए का ऑर्डर m क्रॉस n हो और b का ऑर्डर n क्रॉस p। मतलब इसके रो और इसके कॉलम बराबर होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रो ऑफ ए, नंबर ऑफ रोज ए के बराबर नंबर ऑफ कॉलम ए के, कॉलम ए के बराबर नंबर ऑफ रोज बी के। क्या ये बात से सहमत है? अरे सहमत हो, बोल दो, सहमत हो ना? है सर, सहमत है सर, जान दो आगे। अभी रुक जाओ यार, आगे नहीं जान देंगे, अभी एक्सीडेंट हो जाएगा यार, रुको। नंबर ऑफ कॉलम ए के और नंबर ऑफ रो जो है वो बी के, दोनों बराबर हों, तभी ऐसा हो पाएगा, तभी ऐसा हो पाएगा कि ए और बी परिभाषित हो। तो ए इंटू बी परिभाषित है, तो अब जो आंसर आएगा वो आएगा m क्रॉस पी, m क्रॉस पी। ये हट जाएगा तो m क्रॉस पी आंसर आएगा। ये हो गया ए और बी। अभी मैं आपको गुणा करके बताऊंगा, चिंता मत करो। ये m क्रॉस n है, ये n क्रॉस p। ठीक है, अब गुणा कैसे होता है वो देखेंगे, गुणा होता कैसे, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है सर, गुणा से पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लें, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते, फिर हम गुणा करके बताएंगे, गुणा भी करके बताएंगे, आपको समझाएंगे कैसे होता है गुणा। फिलहाल आपके लिए ये बात समझ में आ गई, मैट्रिक्स का गुणा कब हो पाएगा? जब a m क्रॉस n, दूसरा n क्रॉस p, मतलब इसके कॉलम उसकी रो बराबर, तभी ऐसा। ठीक, यस सर। अब जरा उसको देख लेते हैं। मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमेय नहीं है, क्रम विनिमेय नहीं है, मतलब आप समझ रहे होगे ना, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, जनरली, है ना, सामान्यता,
सामान्यतः जो है ए बी और बी ए बराबर नहीं है, जनरली ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है ना, दोनों का गुणा। अब वो तो वैसे भी परिभाषित है ना कि भैया अगर ये m क्रॉस n का हो गया, ये n क्रॉस p का हो गया, तो ये गुणा परिभाषित होगा या नहीं, और अगर परिभाषित भी है तो भी ये बराबर आए, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करे। ठीक है, यस सर। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, बोल रहा है कि मैट्रिक्स गुणन सहचर्य है। साहचर्य है मतलब ऐसा हो सकता है, साहचर्य का मतलब है अगर प्रोडक्ट डिफाइंड है, ए बी सी, ये पूरा गुणन डिफाइंड है, गुणन डिफाइंड है तो पक्की बात है आप किसी को ए बी पहले गुणा करो फिर सी को गुणा करो, या पहले ए फिर बी सी, पहले ए रखो बाद में बी सी का गुणा कर दो और फिर गुणा कर दो, तो ये चलेगा और ये चलेगा। तब जब ये डिफाइंड है, परिभाषित है, लिखा हुआ है ना, दोनों पक्षों को परिभाषित किया गया है। ऐसा नहीं है कि बिना परिभाषित किए लगा दिए, बोले सर ने बताई थी कर दो ऐसा, गधा हो यार एकदम। अब देखो, आव्यूह गुणन आव्यूह जोड़ पर वितरणात्मक है। वितरणात्मक मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब अगर आप एडिशन लगाते हो और गुणा कर देते हो तो a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी होता है। ठीक, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो b प्लस सी गुणे बराबर बी ए प्लस बी सी। ए अगर पहले लिखा है तो पहले आएगा, बाद में लिखा है तो बाद में आएगा। ये नहीं कि एकदम गधा जैसे ए को आगे लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। जहां दिया है, जिस जगह पे दिया है उस जगह पे रहने दो ना, क्यों छेड़ रहे हो बेटा, जहां दिया है उसी जगह पे लगाओ। एक ए पहले बी और सी बाद में, तो ए इसके साथ तो ए इसके साथ, पहले, वरना गुणा हो सकता है परिभाषित नहीं। ठीक है, यस सर। तीसरी चीज तो हो गई, चौथी और पांचवी और छठी चीज देख लेते हैं भैया। चौथी चीज क्या है, यदि ए एम क्रॉस एन आव्यूह है तो आई एम इंटू ए बराबर ए इंटू आई एन। यार ये चीज मैं आपको ना यहां समझा देता हूं, चौथा पॉइंट मैं आपको यहां समझा देता हूं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ये लिखिए मान लो ए बी सी डी, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की, या आप समझिए मान लो ऐसे लिखा है, ए लिखा है और ये लिखा है ए बी सी डी ई एफ। ये मैट्रिक्स कितने की है, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की। ठीक, तो ए को अगर मैं पहले आई से गुणा करूं तो ये 2 क्रॉस 3 की है, तो आई को 3 क्रॉस 3 की लेनी पड़ेगी, तो ये आंसर हमेशा ए देगा। आप देख सकते हो ये आंसर क्या देगा, ए देगा। सर लेकिन ये तो गलत हो गया, आपने 3 क्रॉस 3 की ले ली, बिल्कुल सही, 2 क्रॉस 3 की लेनी पड़ेगी यार। अब ठीक है, अरे 3 क्रॉस 2 की लेनी पड़ेगी यार, एक मिनट, 2 क्रॉस 2 की लेनी पड़ेगी, सॉरी 2 क्रॉस 2 की, है ना। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होना चाहिए, तो आई 2 क्रॉस 2 के लिए ये आंसर ए देगा। अच्छा, अगर मैं एक को बाद में गुणा करूं आई से, तो अब 3 क्रॉस 3 की लेनी पड़ेगी, ताकि ये खत्म हो जाए और वापस 2 क्रॉस 3 ए मिल जाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं आई का ए से गुणा या ए का आई से गुणा। तो अगर आई का ए से गुणा किया तो करेस्पॉन्डिंग उसी हिसाब से मैट्रिक्स निर्धारित होगी जो ये है, तो इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद ये वाली तो इस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आगे गुणा करोगे तो आंसर हमेशा ए आए। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इससे गुणा कर लो, ए बी, चलो अभी कर लेंगे, अभी गुणा कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अपन इस चीज में अपना समय नष्ट नहीं कर सकते। अगली चीज, यदि एक m क्रॉस n आव्यूह है और 0 अशक्त आव्यूह है तो a इंटू 0 बराबर 0 आएगा, a इंटू 0 बराबर 0 आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। ये तो खैर यार ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही एलिमेंट 0 0 0 0 गुणा करेंगे, 0 0 0 0 0 सब 0 बन जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर a m क्रॉस n है तो गुणा कर रहे हो तो n क्रॉस p से गुणा कर रहे हो, ये m क्रॉस n है तो ये n क्रॉस p है, तो n n चला जाएगा तो m क्रॉस p बच जाएगा। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े, यस सर। आखिरी पॉइंट, आव्यूह गुणन में, लास्ट पॉइंट जो नीचे लिखा है उसको पढ़ रहा हूं। आव्यूह गुणन में दो गैर शून्य, ओह गैर शून्य, यार ये बड़ा फिल्मी शब्द लगता है ना, गैर है ये अपना है, ये बेगाना है, ये गैर है, तो गैर शून्य लिखा है, नॉन जीरो आव्यूहों का गुणनफल एवं शून्य मैट्रिक्स हो सकता है, अर्थात ए बी बराबर सी। ये पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। कभी मान लो कोई बच्चा बोला कि सर a इंटू बी जो है वो 0 हो जाए, a इंटू बी जो है वो 0 हो जाए, ठीक, तो इसका मतलब ये होता है क्या, a 0 या b 0? नहीं, हो सकता है a 0 हो सकता है a 0 नहीं,
हो सकता है ए जीरो हो सकता है ए जीरो नहीं, हो सकता है बी जीरो, हो सकता है बी जीरो नहीं। दोनों अगर जीरो नहीं है तो भी इसका गुणा जीरो आ सकता है। अब मैं ये आपको करके बताता हूं, अभी आपको गुणनफल मैंने करके नहीं बताया ना, मैं गुणा करके बताता हूं। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, अभी मैंने ऐसे ले ली ए बी सी और टी, और एक मैट्रिक्स ले ली बी, उसको ले लिया मान लो 1 2 3 और 4 ऐसा ले लिया। चलो अब ए और बी का गुणा करते हैं। ए बी का गुणा हो सकता है, संभव है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। गुणा कैसे करते हैं? देखो गुणा करने का रास्ता क्या है? गुणा करने का रास्ता है रो और कॉलम को गुणा कर देते हैं, रो बाई कॉलम। हमेशा गुणा कैसे होता है? रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम से गुणा होता है। डिटर्मिनेंट में कैसे भी कर सकते हो, पर मैट्रिक्स में एक ही रास्ता है, रो को कॉलम से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? रो को कॉलम से। आप देसी भाषा में समझाऊं तो इसको ऐसे कहते हैं कि सुतलका है, मतलब जब हम पढ़ते तो ऐसे पढ़ते, जब ये सुतलका है, सुतलका गया उठलका के पास और लेके सूत गया। देखो इधर a इंटू 1 प्लस b इंटू 3, या अपन ऐसा कर ले a इंटू 1 प्लस, चलो b इंटू 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा वाला आएगा ऐसे, ये वाला आ गया a इंटू 2 प्लस b इंटू 4। इसी प्रकार से अगला वाला बोलो c इंटू 1 प्लस d इंटू 3। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये नहीं कि c को सबके साथ d को सबके साथ, फिर तो ऐड ही कर रहे हो अल्टीमेटली। c को 1 के साथ, d को 3 के साथ, तो d इंटू 3, और c को 2 के साथ और d को 4 के साथ, d इंटू 4। ये मेरा आंसर होगा। ठीक, ये हो गया ए बी, ये मैट्रिक्स बन गई ए बी। अब आपको समझ में आया गुणा कैसे करना है? 7 बनाना है, 7। सुतलका गया उठलका के पास लेके सूत गया, ऐसे याद रख लो तो ध्यान रख लेंगे। ठीक, कई बार क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। अब जरा अगर मैं पीछे आऊं, यहां पे मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि जब ए बी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है तो आंसर जीरो आ रहा है। 0 0 1 0 1 0 0 0, दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो है। गुणा करो जरा, गुणा करो जरा, करते हैं सर। ऐसे होगा, ये वाला एलिमेंट 0, ये वाला एलिमेंट वापस 0, ये वाला 1 इंटू 1। अरे यार ये तो गड़बड़ा गया ना। अच्छा गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं, इसको आप ऐसा ले लो 0 और 1। अब ठीक है, यहाँ पे 0, अब नहीं गड़बड़ाएगा। सर गड़बड़ा गया था उस पर, ठीक है अब नहीं गड़बड़ाएगा। देखो अभी भी गड़बड़ा जाएगा क्या? ओहो, एग्जाम्पल गलत ले लिया। चलो यहाँ ले लेते हैं ऐसा ऐसा, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं 0 1 0 और 0। अब चलेगा? अब चलेगा ना? अब गुणा करो अब करते हैं गुणा। चलो अब देखो वापस वही काम, बताइए। ये इसके साथ गया तो 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0। आंसर आ गया 0, नल मैट्रिक्स आ रहा है। अरे एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, दोनों का गुणा कर दीजिए। अरे गुणा कीजिए ना, 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 0, आंसर 0। मतलब ये एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। कब आ रहा है? जब ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है। इसका मतलब रियल नंबर की तरह कभी भी मत सोचिए, मतलब गुणा में, है ना। ये मत सोचिए कि अगर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ए को 0 होना पड़ेगा और बी को भी 0 होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। कोई एक ना भी 0 या कोई दोनों भी ना 0 तब भी चल जाएगा, तब भी काम हो सकता है। एक कोई 0 हो गया तो यार मतलब मरता क्या ना करता है, ऐसी बात करनी पड़ेगी। एक सवाल दिया है, ये सवाल करते हैं, फाइंड ये इफ ऐसा है, मतलब ये इसका मान निकालिए, ज्ञात कीजिए, ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, ज्ञानी वाला ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करें? ज्ञात कीजिए इसको। अब हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर बोले तो अब जरा एक चीज और समझा देते हैं आपको। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह में अगर आपने ए स्क्वायर लिखा तो उसका मतलब होता है ए इंटू ए। ए क्यूब लिखा उसका मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है, या आप ए स्क्वायर इंटू ए पढ़ो, है ना। ऐसे करके सारे मतलब आए। ए की घात एन भी लिख सकते, क्योंकि हर बार प्रोडक्ट जो होगा वो परिभाषित होगा। क्या होगा?
परिभाषित। ठीक है, आप देखो दूसरी बात ए बी, अच्छा दूसरी बात ए इंटू आई बराबर ए होता है हमेशा, ये तो हमें याद हो गया है ना, या फिर आई इंटू ए लिख लो। तीसरी चीज, यदि ए इंटू यदि ए बी बराबर बी ए, इसका मतलब ए और बी क्रम विनिमेय आव्यूह है, क्रम विनिमेय आव्यूह। यदि ए बी और बी ए बराबर है तो ए और बी, ए बी प्लस बी ए जो है वो ए बी बराबर बी ए है, तो क्रम विनिमेय होता है, मतलब कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव मैट्राइसिस। ठीक है, अब इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा सा और आसानी से समझ में आएगा। जैसे कभी किसी ने बोला ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग निकालना, इसका मतलब ए स्क्वायर ए प्लस बी को फिर से ए प्लस बी से गुणा कर दीजिए, ए प्लस बी से बड़ा गुणा। अब बताओ ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ऐसे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। बच्चा क्या करता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ता है, उसको ये नहीं पता कि यार मैट्रिक्स में कुछ और भी लोचा हो सकता है, तो वो क्या करता है, वो तो चिपकाता है, बोला हमें नहीं पता, हमें इतना ही पता, हमें इतना ही पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बात सही है, लेकिन कब? वास्तविक संख्याओं के लिए। अब अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, है ना, यदि ए और बी क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है मतलब कम्यूटेटिव है। अगर ए और बी कम्यूटेटिव है तो क्या होगा बेटा? तो ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहां पे होल स्क्वायर का, होल क्यूब का, जब ये क्रम विनिमेय होंगे तभी आप होल स्क्वायर, होल क्यूब सब कुछ लगा सकते हो। जब ये ऐसे नहीं है तब आप नहीं लगा सकते। जब क्रम विनिमय, अब अगर मैं ए प्लस बी का होल क्यूब लिखूं तो भी लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसा होता है। ये फॉर्मूला अभी भी लगा सकते हो। क्रम विनिमय। एक और नोट लिख लेते हैं यार, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स ए के साथ आई सदैव क्रम विनिमेय होता है, सदैव क्रम विनिमेय है। ये बात याद रखेंगे। ए क्रॉस बी जो है, ए इंटू आई इंटू ए हमेशा बराबर होता है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करने पर ए आई और आई ए हमेशा बराबर होता है, वो ए होता है। ठीक, तो ये हमेशा क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय की बात समझ में आ गई, कम्यूटेटिविटी की बात समझ में आ गई। अब मैट्रिक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी समझ में आ गया। अब मान लो आपको एक छोटा सा सवाल देगा, आपको बोर्ड एग्जाम में मान लो एक सवाल पूछ लिया, बोला कि ए मैट्रिक्स ऐसा दिया है, बी मैट्रिक्स ऐसा दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर नहीं है, दर्शाइए। अब दर्शा लोगे ना यार? अरे अब दर्शा लोगे भाई? सर दर्शा लेंगे सर। अब तो क्या है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, क्या करें? ए का वर्ग निकालते हैं। ए स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए, मतलब 2 2 1 0 1 माइनस 1 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। जरा गुणा कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। देखो मैं गुणा कर रहा हूं, अरे यार मैंने यहां लिखा नहीं, 1 3 और 0, ये मैट्रिक्स वाला एलिमेंट भूल गया। अब गुणा करें,
कर लेते हैं, तुम खुद कर लो, अपनी कॉपी में कर लेना। 2 2 4 0, 4 + 1 5, ये आ गया 5। ठीक, अच्छा ये कितना आएगा, ये आएगा 2 × 0 0 0 -1। अच्छा ये कितना आएगा 2 और 0 और 0 यानी कि 2, केवल और केवल 2। फिर यहां बताओ 2 2 4 + 2 6, 6 + 3 7, 7। यहां बताओ 2 × 0 0 1 × 1 3 × -1 -3 मतलब माइनस का 2। अच्छा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 0, 3 और 2 5, 1 × 2 2 -2 कट गया, 0 आ गया। अच्छा इधर बताओ 1 × 0 -1 × 1 -1 और 0 यानी कि ये -1। आखिरी वाला 1 × 1 -3 -2 मतलब ये -2, ये हो गया माइनस का 2। ये बात आ गई सर? बिल्कुल आ गई समझ में। ये हो गया a²। अब अपने को a² -5a और 6i जोड़ना है। चलो -5a कर लेते हैं, -5a भी निकाल लेते हैं, निकाल ले -5a, -5 से गुणा कर दो a को, कर देते हैं यार। तो -10 0 -5, 2 में मतलब -10, ठीक है, और -5 और -15, -15। या एक काम करो यार, इसको ना हम अभी रुक जाओ, अगले पेज पे कर लेते हैं। इसको हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने हटा दिया। उसने आपसे यही पूछा है ना कि a² मतलब ये वाला अवयव है ना, 5 -1 2, 7 -2 5 और 0 -1 और -2। इसको आपको -5a करना है। -5 × 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 और +6i, 6i मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ये करना है 5 7 0 -1। अब जरा जोड़ देते हैं यार, तो क्या 5 7 0 -1 -2 -1 2 5 और -2, -5 का गुणा किया तो ये -10 आ गया, 0 आ गया, -5 आ गया, ये आ गया -10, ये आ गया -5 और ये आ गया -15। ये -5, ये +5 और ये 0, ये आ गया 6 6 और 6, ये 0 0 0 0 0 और 0। अब जोड़ दो फटाफट, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 5 6 5 11 -10 1, ठीक, -1 0 0 यानी कि -1, 2 -5 2 -5 और 0 मतलब -3, 7 -10 7 -10 मतलब -3, -3 है, 0 है अगला वाला, -2 -5 और 6, तो 6 में से 5 गए, 1 -2 यानी कि -1, ठीक। अच्छा और 5 15, 5 और 15 -10, 0 -5 0 मतलब -5, -1 5 और 0 मतलब 4, -2 0 और 6 6 -2 4। ये मेरा आंसर हो जाए, ये आंसर हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि a² निकाल लो और उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आंसर आएगा क्या, -1 1 -1 -3, ठीक है, 1 -1 -3, ऐसे करके आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है। आप देख लीजिए, क्या आप में से किसी को कोई डाउट आ रहा है? सर कोई भी डाउट नहीं आ रहा, ये तो आसान सी चीज है, बहुत बढ़िया, इजी है ना? यस सर, ये इजी है सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, a² हमने सही निकाला ना, एक बार चेक कर लेते हैं a² सही निकाला है कि नहीं। 2 0 1 और 3, यार यहाँ पे एक गड़बड़ है शायद, है ना, एक गड़बड़ हो गई है कि 2 1 3, ये वाला इसके साथ जाएगा तो पहला एलिमेंट आएगा, 2 2 4 1 2 और यहाँ पे 3, हाँ 4 और 2 6 और 3, सॉरी 4, ये हो गया 4 + 2 6 6 + 3 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, कोई बात नहीं, 9 आ रहा है तो आन दो, यहाँ पे 9 आ रहा है तो 9 रहने दो, यहाँ पे भी 9 रह रहा है,
9 में से 10 गया तो -1 आएगा, -1, ठीक है, -1। और यहाँ पे यार 1 मिनट, ये -1 है, ये 0 -5, तो ये -5, ये रहा आंसर, ठीक है। ठीक है, मतलब बाकी तो क्या है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत देख लेना आप, मतलब कहीं कोई ऐसा ना रह जाए कि मान लो कभी 2 की जगह 3 लिख दिया हो, ठीक है। तो अभी ठीक है ना, अभी तो कोई इशू नहीं है, यस सर कोई इशू नहीं है ना, ये सब चीजें सही है। ये अपने को गुणा उड़ा कर लिया हमने, गुणा करके देख लिया, 2 2 4 +2 6 +3 9, ठीक। ये है अगली बात, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, है ना, मैट्रिक्स का परिवर्त। मैट्रिक्स का परिवर्त क्या होता है ये देख लेते हैं। मैट्रिक्स का परिवर्त मतलब जैसे मैट्रिक्स को सीधा है ना, उसको उल्टा कर दो। उल्टा मतलब रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, ठीक है। कैसे बनाएंगे, बनाते हैं ना, रो को कॉलम और कॉलम को रो, है ना। मैं जरा एक बार बना के बताता हूँ। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, मान लो ये दिया है ABCDEF, है ना। ये ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, ए ट्रांसपोज होगा ABC और DEF। क्यों सर, क्योंकि ये R1 है, R1 को C1 बना दिया आपने और R2 को C2 बना दिया। R1 को C1 बना दिया, R2 को C2 बना दिया आपने, ठीक। तो C1 हो गया, R1 गया C1 में, R2 गया C2, ये मिल गया मेरे को मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ऑर्डर बताओ, 3 क्रॉस 2। कितना है ट्रांसपोज का ऑर्डर, 3 क्रॉस 2। जो इसका परिवर्त है ए का, उसको हम ए ट्रांसपोज या ए डैश से लिखते हैं। तो ये 3 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 3 है, तो ये 3 क्रॉस 2, ठीक। रो को कॉलम, कॉलम को रो। अब इन्होंने कुछ बातें बताई हुई हैं, वो बातें देख लेते हैं, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। पहली चीज, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद वापस ट्रांसपोज लिया तो ये हो जाएगा। ये बात तो सही है यार, एक बार तुम, अरे तुम, ये ऐसी बात है ना कि अगर तुम सीधे खड़े हो 180 डिग्री मतलब ऐसे चले गए, फिर वापस उल्टे हो गए, तो सीधे हो जाओ। या जैसे मान लो ये सीधा है, तो 180 डिग्री ऐसे टर्न हुआ, फिर 180 डिग्री टर्न हो गए, वापस वहीं आ जाऊंगा ना, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, दोबारा ट्रांसपोज ले लिया ना, दैट्स इट। तो ये रहा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ए। अच्छा, किसी स्केलर से गुणा कर दिया और ट्रांसपोज लिख दिया तो के बाहर आ जाता है और ए ट्रांसपोज वैसा का वैसा आ जाता है, क्योंकि के सभी के साथ लगा रहेगा। तो ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो याद करनी है। क्या याद करनी है कि अगर ए बी सी का ट्रांसपोज लिखा है या ए और बी का ट्रांसपोज लिखा है, तो उसको ट्रांसपोज में जब गुणा करते हैं, ए बी का होल ट्रांसपोज लेते हैं, तो बी का ट्रांसपोज पहले आता है, ए का बाद में आता है। ट्रांसपोज में ऐसा होगा और इनवर्स में ऐसा होगा। ट्रांसपोज और इनवर्स में दोनों में ऐसा होगा कि बी वाला पहले आएगा, बाद में ए वाला आएगा। ये बी ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज। और अगर आपने सम के साथ लिया, दोनों का योग करके ट्रांसपोज लिया, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी यार, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। याद कर लेंगे ये प्रॉपर्टीज, आसान प्रॉपर्टीज हैं यार, एक बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना, एक बार याद हो गई तो बस काम हो जाता है। तो कुछ सवाल करते हैं इसके ऊपर। यस सर, प्लीज सर। इसके ऊपर सवाल तो क्या है, सवाल आएगा इसके ऊपर, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित, ठीक है। सममित और विषम सममित आव्यूह जो है उसके बारे में सवाल आएगा। सवाल कैसा आएगा देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं विषम सममित और सममित होता क्या है। पहला दूसरा पॉइंट, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जब कभी भी ए और ए ट्रांसपोज बराबर आ जाते हैं तो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं, और जब कभी भी ए और माइनस ए ट्रांसपोज आ जाता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। सममित और विषम सममित। अब ये दिखती कैसी होंगी मैट्रिक्स, मैं आपको समझाता हूं, देखो समझाता हूं, ठीक है। ये वर्ग आव्यूह ही हो सकती है, वो तो खैर वैसे भी समझ में आ रहा है कि ऑर्डर ट्रांसपोज का और इसका सेम रहेगा, तो मैट्रिक्स तो वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। देखना यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं सिमेट्रिक बना रहा हूं, सममित बना रहा हूं, सममित मैट्रिक्स, यहाँ पर सममित बना रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे विषम सममित, ठीक है, यहाँ पे विषम सममित। ध्यान से देखना कैसे बनेगी, ठीक। ये मैट्रिक्स जो है, आपने मान लो चलो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी ले लिया, यहाँ पे डी लिया, यहाँ पे ई लिया और यहाँ पे एफ। तो जो यहां लोगे वही यहां भी लेना पड़ेगा। इसके जो रिस्पेक्ट में इस तरफ और इस तरफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। शीशा लगाए मान लो ये,
तो शीशे पे इमेज कैसी आती है, ये ऐसी आती है, ये ऐसी आती है, ये ऐसी आती है, ये ए है। अब अगर ए ट्रांसपोज निकालना हो, ए ट्रांसपोज निकालना हो तो निकाल के देखते हैं, चेक करते हैं क्या ऐसा सही बोल रहा हूं मैं। ये वाला R1 पहले कॉलम 1 में लिख दो ए डी, R2 को कॉलम 2 में लिख दो डी बी एफ ई एफ सी ई एफ सी। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं? क्या ये ए आएगा? यस सर, बिल्कुल ए आएगा सर, एकदम ए आएगा। चेक कर लो ना यार, शीशा लगा है इधर, तो इधर से ऐसा, इधर से ऐसा और इधर से ऐसा। ये देखो यहाँ पे भी शीशा लगा है, डी से डी, ई से ई, एफ से। तो ये ए और ए ट्रांसपोज अगर बराबर होती है तो डायगोनल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अवयव बराबर होते हैं। ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। क्या होता है? ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। ये याद रखेंगे, क्या होता है? ऐसा बराबर होता है। ठीक, लिखा हुआ है ना, यहां पे लिखा हुआ है ना ये बात, ए आई जे बराबर ए जे आई, ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। ठीक, विषम सममित में मजा आएगा। क्यों सर? इसमें होता है ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। अब अगर आई बराबर जे है, आई बराबर जे है, तो क्या होगा? ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई, और ये 2 ए आई आई 0 हो जाएगा, यानी कि ए आई आई की वैल्यू खत्म हो गई। मतलब डायगोनल एलिमेंट, विकर्ण अवयव 0 है। अगर विकर्ण अवयव 0 है तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है, वरना नहीं हो। पर ऐसा नहीं है कि विकर्ण अवयव 0 है तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक ही होगी, विषम सममिति होगी, ऐसा भी नहीं है। क्या कंडीशन होती है? देखो, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये माइनस ए, ये माइनस बी और ये माइनस का सी, ये ए मैट्रिक्स होती है। ये मैट्रिक्स हो जाएगी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आप ए ट्रांसपोज निकालना चाहें तो मेरे को कोई समस्या नहीं है, आप ए ट्रांसपोज निकालिए, वो आपको मिलेगा 0 माइनस ए माइनस बी, फिर 0 माइनस ए माइनस बी, फिर ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी, और फिर मिलेगा बी सी और सी। अब आपको दिख रहा होगा, देखो यहां पर माइनस से गुणा करेंगे जैसे ही, वैसे ही मुझे मिल जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और 0। आपको दिख रहा होगा यार, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स बराबर है, यानी ए ट्रांसपोज और ए दोनों के दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक, विषम सममित मैट्रिक्स के विकर्ण अवयव 0 आएंगे, विकर्ण अवयव 0 आते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये कौन सी बात है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो देख लेते हैं। एक विषम सममित मैट्रिक्स के सभी मुख्य विकर्ण तत्व शून्य होते हैं, ये याद रखेंगे। एक नंबर में मान लो सवाल आया, ट्रू फॉल्स में आ गया, मान लो बोले कि शून्य होंगे या नहीं होंगे। अगर शून्य है तो कैसी मैट्रिक्स हो सकती है, ऐसा पूछा जाए, या बोला जाए कि एक विषम सममित मैट्रिक्स है तो विकर्ण अवयव कितने होंगे, वो तो बता ही सकते हैं यार, 0 0 0, सारे ही 0 होंगे। सिंपल, बहुत सिंपल है यार। अगली चीज, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को विशिष्ट रूप से एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हो सकता है आपको प्रूफ करने को भी आ जाए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित के रूप में लिखते हैं। प्रूफ कर रहे हैं इसका, प्रूफ कर रहे हैं, जो पॉइंट है उसका प्रूफ कर रहे हैं। मान लो ये वाला मैट्रिक्स बी जो है वो सिमेट्रिक है, सममित है, और सी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित। स्क्यू सिमेट्रिक है यानी कि विषम सममित, ये विषम सममित है, ये सममित है। तो बताओ बी बराबर क्या होगा? बी ट्रांसपोज होगा, और सी बराबर क्या होगा? माइनस का सी ट्रांसपोज। ठीक, अब ऐसे सवालों में इसको, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे प्रूफ करना या ऐसा कुछ करना, तो हमको ट्रांसपोज लेना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं। तो हमने क्या किया? ट्रांसपोज ले लिया, बोला चलो बी प्लस सी का होल ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी पढ़ी है कि बी का ट्रांसपोज प्लस सी का ट्रांसपोज और यहां पे ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बी होता है और ये माइनस का सी होगा, सी ट्रांसपोज माइनस का सी। और अपने को पता है ए बराबर बी प्लस सी, योग कर दो तो यहां से बी का मान आता है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और सी का मान आता है ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी वर्ग आव्यूह को इस प्रकार से लिखा जा सकता है जिसमें
कि जो बी है एक हिस्सा जो सममित वाला पार्ट है, ये सममित वाला हिस्सा है। सममित हिस्सा जो होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये विषम सममित होता है, ये होता है विषम सममित। ये है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये विषम सममित। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसमें उसके ट्रांसपोज से जोड़ दें तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, और अगर उसके ट्रांसपोज से घटा देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। किसी भी मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है सर, एकदम सही है। जान दो आगे, जान दें आगे। यस सर, प्लीज सर। एक सवाल है, दो छोटे छोटे सवाल है। पहला सवाल है कि दिखाएं कि ये मैट्रिक्स सममित आव्यूह। अब दिखाना क्या है यार, मतलब आप ए ट्रांसपोज ले लो, ले लेते हैं भाई। 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। यार ये तो वही हो गई जो पहले आई थी, यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर ए, इसका मतलब सिमेट्रिक। 1 नंबर का सवाल आएगा, हो जाएगा। अगर आया तो 8 नंबर का सवाल अगर आएगा तो वो कहां से आएगा वो भी बताएंगे। अभी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जिंदा है भाई, वहीं से आता है सवाल, है ना। जहां से मतलब बड़ा सवाल आएगा तो वहीं से आएगा। यहां देखो, इसमें देखो, वैसे तो आपको दिख रहा है कि यार ये दोनों इमेज कैसी हैं, आपस में माइनस के साथ, तो ये विषम सममित हो। अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। 0 1 -1, ये -1 0 1 1 -1 0, और माइनस का गुणा कर दो, माइनस का गुणा कर दो, तो ये 0 -1 1 1 0 -1 1 -1 1 और 0, ये आ गया, और ये हो गया ए। तो देख लो, चेक कर लो, ऐसे ही आ रहा है ना ए। तो ए और ए ट्रांसपोज में क्या रिश्ता आ रहा है, ए बराबर माइनस का ए ट्रांसपोज, यानी कि मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब विषम सममित हो गई। ठीक है, मैट्रिक्स कैसी हो गई सर, मैट्रिक्स हो गई विषम सममित। इसका मतलब मेरा यहां पे आंसर आ गया। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। चलो 2-4 सवाल और कर लेते हैं प्रूफ वाले। ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। सममित आव्यूह समान कोटि के, ध्यान देना, यानी कि ए ट्रांसपोज का मान ए है और बी ट्रांसपोज का मान बी। अब आपसे बोला गया है, आपसे बोला गया है कि ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा। जब भी चेक करना हो तो हमेशा एक्स मान लो इसको। सर मुझे एक्स पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पसंद, पर मान लेते हैं यार। बी मान लो, वाई मान लो, तुम जो तुम्हें लगता हो वो मान लो। तो एक्स बराबर ए बी माइनस बी। ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज परिवर्त ले लो, ये हो गया ए बी माइनस बी ए। जी सर, और यहां पे ट्रांसपोज ले लो। अच्छा, आपने एडिशन में ट्रांसपोज पढ़ा है कि ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है सर। 16 आने सच है, सच है ना यार, यार सच है सर, एकदम सही है। ये हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये पहले आता है, ये बाद में आता है, ये पहले आता है फिर ये बाद में आएगा। अच्छा, बी ट्रांसपोज का मतलब बी है और ये ए है, और ए ट्रांसपोज का मतलब ए है और ये बी है, तो ये एक्स ट्रांसपोज हो गया। जरा माइनस को कॉमन लेना जरा, ये हो गया ए बी माइनस बी ए। ये क्या है, यही तो एक्स है, यही तो एक्स है। यस सर, तो एक्स ट्रांसपोज बराबर माइनस एक्स, या फिर एक्स बराबर माइनस एक्स ट्रांसपोज। इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित आव्यूह हो गया। ये कैसा हो गया, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह हो गया ये। ठीक, ठीक है सर, एकदम सही है सर। जाने दो, जाने दें। यस सर, जाने दो सर, आगे जाने दो। अगला सवाल बोला बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी सममित या विषम सममित है, क्योंकि ए सममित या विषम सममित है। ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, मतलब देख लेते हैं यार, देख लेते हैं। बी ट्रांसपोज ए और बी, इसको वापस माना एक्स, एक्स बराबर बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिया ए और बी, और वापस ट्रांसपोज ले लिया। अब एक्स ट्रांसपोज हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है कि ये बी हो जाएगा और ये बी ट्रांसपोज रहेगा और ये एक्स ट्रांसपोज। अब दो कंडीशन, दो रास्ते निकलते हैं सर। दो रास्ते कौन कौन से, पहला रास्ता ये है कि यदि ए बराबर ए ट्रांसपोज, यानी कि ए सममित हो जाए, क्या हो जाए, सममित, तो
x का वैल्यू आ जाएगा b ट्रांसपोज इंटू a इंटू बी, यानी कि x ट्रांसपोज का वैल्यू x आ जाएगा। इसका मतलब ये भी सम्मित हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, आपको दिख रहा होगा a ट्रांसपोज अगर a है तो वैसे भी वो सिमेट्रिक हो रहा है। अब अगर a बराबर माइनस a ट्रांसपोज यानी कि विषम सम्मित हो जाए, विषम सम्मित हो जाए, तब क्या होगा? सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाओ। तो x का वैल्यू b ट्रांसपोज इंटू माइनस a इंटू बी, यानी कि माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, यानी कि माइनस एक्स। तो ये वाली वैल्यू आपको क्या मिल रही है? क्या मिल रही है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब x जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर x स्क्यू सिमेट्रिक हो रहा है तो मैंने ये बात सवाल में पूछी थी कि a के हिसाब से यदि a सिमेट्रिक है तो आंसर सिमेट्रिक आएगा, यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो आंसर स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। जैसा ए बर्ताव करेगा वैसा ही ये मैट्रिक्स बर्ताव करेगी। मतलब इस मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो चीजें हैं, वो उसी से जुड़ी हुई। ठीक है, तो अगर ये जैसा बर्ताव करेगा वैसा दूसरा वाला भी बर्ताव करेगा, बात खत्म। ठीक है, यस सर, एकदम ठीक है सर। सवाल कर लेंगे हम मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाले दोनों ही। अच्छा, अगर मान लो आपको ऐसा सवाल आ जाए, मान लो एग्जाम में ना, एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लो एक क्वेश्चन आ गया, ए मैट्रिक्स दिया आपको 1 2 3, या मान लो चलो ऐसा ले लो 2 4 6 है ना, 8 -4 10 और 2 -3, माइनस का इधर पे -2 ले लो, इधर पे -6 ले लेते हैं, इधर पे माइनस का 4 ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। तो ए को आप एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योग में लिखिए। लिखिए, कैसे लिखेंगे? मान लो ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में, क्या करोगे? हमें पता है ए बराबर बी प्लस सी लिखते हैं, तो बी क्या होता है? ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है? 2 4 6 8 -4 10 -2 -6 -4 प्लस, यहां पे बताओ, यहां पे आएगा ए ट्रांसपोज, तो 2 4 6 8 -4 10 और -2 -6 और 4, दैट्स इट। ठीक है, अरे ठीक है ना यार भाई, -2 -6 और -4 गड़बड़ हो गया। अब ठीक है, अब जरा जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। जोड़ देते हैं सर, और भाग देना है 2 से जोड़ने के बाद। तो जोड़ दिया तो 2 और 2 4 आ गया, 8 और 4 12 आ गया, 6 -2 4 आ गया, 8 और 4 12 आ गया, -4 -4 -8 आ गया, और -6 यानी कि ये तो 4 आ गया, माइनस का ये 4 आ गया, और 10 माइनस से ये वापस 4 आ गया, और -4 -4 -8 आ गया। इसको 2 से भाग दोगे तो बताओ सारे अवयव 2 से भाग हो जाएंगे। तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2, ये 6 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, ये 2, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया। ये मेरा आंसर हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। ठीक, अब दूसरी वाली मैट्रिक्स ए माइनस ए, इसमें से इसको घटा के डिवाइड बाई 2 कर देना, आ जाएगा आंसर। अब तो ठीक है ना, मतलब यार अब मत बोलो यार, है ना। अब आप घटाओगे तो आपको दिख जाएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बन रही होगी उसमें सारे अवयव 0 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, चलिए आखिरी चीज पे चलते हैं, मैट्रिक्स की एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक संक्रियाएं। प्रारंभिक संक्रियाओं का मतलब होता है कि इनिशियल ऑपरेशंस जो लगा रहे हैं आप, वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक संक्रियाएं कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो होता है रो ऑपरेशन और एक होता है कॉलम ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दो चीजें होती हैं। रो ऑपरेशन का मतलब होता है कि जैसे R1 को R1 और R2 में जोड़ दिया, इस तरीके का, या फिर R1 को R2 से तब्दील कर दिया, है ना। जैसे आप देखें तो जैसे मान लो ये मैट्रिक्स ली है ABCD, है ना। इसमें अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये वाला ऑपरेशन R1 में R1 प्लस R2 यानी कि A प्लस C और B प्लस D, और इसको नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पे C यहाँ पे D। R1 को R2 से तब्दील कर दिया यानी कि ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया A, ये हो गया B। तो ऐसे ऑपरेशंस, इसी तरीके के ऑपरेशंस कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम 1 गोज टू कॉलम 2,
कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर कॉलम 1 को कॉलम 2 से तब्दील कर लो। इस तरीके के ऑपरेशंस, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कॉलम 1 में ही ऑपरेशन लगाओ, कॉलम 2 में भी लगा सकते हो, कॉलम 3 में भी लगा सकते हो, जिस भी जगह आप चाहो वहां ऑपरेशन लगा सकते हो, पर इसी तरीके के कुछ ऑपरेशन होंगे, है ना, इसी तरीके के कुछ ऑपरेशन। तो अब अगर ऑपरेशन आया तो कॉलम 1 वाला भी देख लेते हैं यार, ये वाला पहला वाला ऑपरेशन देख लेते हैं। ये हो गया ए प्लस बी और सी प्लस डी, सी प्लस डी, और यहाँ पे बी और डी हो गया, है ना। ये दोनों को चेंज करोगे तो इंटरचेंज कर देते, ये ऑपरेशन है। अभी मैं इसका यूज बताता हूँ, है ना, बस लास्ट चीज चल रही है, इसका यूज देख लेते हैं तो काम ही हो जाएगा। ठीक है सर, बताइए यूज क्या है। यूज से पहले इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देख लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम आव्यूह निकालना है, प्रतिलोम आव्यूह, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, तो मैट्रिक्स प्रतिलोम तभी हो पाएगी जब a इंटू बी बराबर आई हो जाए और वही चीज b इंटू ए हो जाए, तभी मैट्रिक्स प्रतिलोम हो पाती है। इसका मतलब हम b को a इनवर्स कहते हैं। कई सारे बच्चे 1/a पढ़ देंगे इसको, बच्चे तो बच्चे हैं यार, ये गलत है भाई, 1/a नहीं पढ़ते इसको, है ना, ये नॉट इक्वल टू 1/a। 1/a अलग चीज है, a इनवर्स अलग चीज है। आपको आ रही है बात समझ में भाई? a इनवर्स अलग बात है और 1/a अलग बात है। ये मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मैं रियल नंबर की बात ही नहीं कर रहा। रियल नंबर में तो सही बात है, a इनवर्स 1/a लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो a इनवर्स 1/a नहीं है। जैसे साइन इनवर्स वाली बात थी, 1/sin x लिख देते थे बच्चे, है, वैसा नहीं होता। तो ये ऐसा नहीं है, तो b बराबर a इनवर्स आता है। ये इनवर्स अद्वितीय आता है, b इनवर्स यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब यूनिक होता है, एक ही हो सकता है किसी भी मैट्रिक्स का, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इनवर्स की बात हम करेंगे अगले लेक्चर में, मतलब अगले वाले चैप्टर में बात करेंगे इनवर्स की थोड़ा ज्यादा। अभी फिलहाल के लिए इनवर्स इनिशियल मेथड से जो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन थे वहां से अगर मैं इनवर्स निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। अब सर इनवर्स क्यों निकालते हैं भाई? यार ये तो ना चीजों की जरूरत पड़ती है इसलिए इनवर्स निकालते हैं। जरूरत पड़ती है कभी ना कभी तो यार, इसीलिए इनवर्स निकाला जाता है, वरना इनवर्स निकालने की लोड ही क्या है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बढ़े आगे सर, प्लीज आगे बढ़ जाइए। अब हम आएंगे इनवर्स निकालने के एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। किस पे आएंगे सर? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे, या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। अब आप रो से निकालिए, कॉलम से निकालिए, कैसे भी निकालिए, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 से करेंगे, मेथड नंबर 1 से करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से। रो, तो जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं तो a बराबर i इंटू ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a बराबर i इंटू ए। जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे तब हम a बराबर i इंटू ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a बराबर i इंटू ए। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे इस मेथड से। प्रारंभिक संक्रियाएं, है ना, प्रारंभिक संक्रियाएं, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, ठीक है, के द्वारा हमें इनवर्स निकालना है प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। तो a बराबर i इंटू ए लिखते हैं। बच्चा बोलेगा सर ये क्यों कर रहे हो, मतलब ये क्या कारण है इसका? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। a बराबर i इंटू ए लिखना है। ठीक है, लिखते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा? a का वैल्यू हमने लिख दिया 1 2 -1 और 3। ठीक, और यहां लिख दिया i को लिख दिया 1 0 0 1। अच्छा, 2 क्रॉस 2 की ही लेनी पड़ेगी, a को जिंदा छोड़ दो। मेरा मोटो क्या है, मेरा मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी बना दूं। तो a के साथ कोई दूसरी मैट्रिक्स गुणा करेंगे तो ये a इंटू बी अगर आई आके तो ये वाली मैट्रिक्स इनवर्स हो जाएगी। ये मेरा मकसद है। अब मुझे ऑपरेशन लगाना है रो, तो मैं केवल और केवल रो ऑपरेशन ही लगाऊंगा। ये नहीं कि मैं कभी रो लगा दे रहा हूं, कभी कॉलम लगा दे रहा हूं, है? जो
जो भी तुम्हें लग रहा हो बोले सर रो लगा दो, कभी कॉलम लगा दो, ऐसा नहीं करना है। रो लगाना है तो रो ही लगाना है, और कॉलम लगाना है तो कॉलम ही लगाना है। तो लगाते हैं। तो R1 में, अच्छा R1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। मकसद क्या है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए ये वाला अवयव 0 चाहिए। तो R2 में R2 माइनस 2R1 कर दिया। R2 में R2 माइनस 2R1 कर दिया, तो ये हो गया 1, ये -1। 2 माइनस 2 0, 2 से गुणा किया, 2 माइनस 2 0। करेस्पॉन्डिंग अवयव ही जाएगा। तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया तो 5 हो गया। 3 माइनस -2, 3 माइनस -2, ये 5 आ गया। यार ये तो बात आपको समझ में आती होगी ना। आप अगर आप गुणा करना चाहें तो -2, तो 3 माइनस -2 यानी कि 5। इधर पे क्या होगा, जो चीज यहां करोगे ना वही चीज यहां भी कीजिएगा प्लीज। ये क्या लिखा है, 1 लिखा है, ये 0 लिखा है, 0 लिखा है, 1 लिखा है। अच्छा ये तो ऊपर वाला नहीं, 0 माइनस -2 मतलब माइनस का 2 हो गया, और ये तो 1 ही रहा, और ये हो गया। एक स्टेप ये हो गया, पहला स्टेप। आराम से समझो, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं। दूसरी बात, दूसरा स्टेप, अच्छा यहां पे 0 आ गया, यहां पे 1 नहीं आया, यहां पे 1 आ गया, यहां पे -1। अब हमने क्या किया, R2 को इस बार R2/5 कर दिया, ताकि यहां भी 1 बन जाए। ठीक है सर, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 -1 0 1, ये वाली वैल्यू 1 माइनस 2/5 0 और 1/5, और ये ए हो गया। आखिरी में R1 को R1 प्लस R2 कर दो, उससे क्या होगा, ये भी 0 हो जाए। जैसे ही ये 0 हुआ, 1 0 1 0, यहां मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 2/5 3/5, ठीक, 1/5, और यहां पे -2/5, और यहां पे 1/5, और यहां पे ए आ गया। ये ए इनवर्स आ गया, ये ए इनवर्स आया, जो भी यहां आया, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो B इंटू ए, बी ए इनवर्स हो गया। क्या हो गया, ए इनवर्स। 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। ठीक। अब बच्चे को लगेगा कि सर ठीक है सर, आप जो कह रहे हो मान तो लिया हमने, आप दूसरा मेथड से भी करके बताओ, तभी मानेंगे। तभी मानोगे हैं, तभी मानोगे हैं। यस सर, तभी मानेंगे सर, दूसरे मेथड से भी करके बताओ। मेथड नंबर 2, कॉलम वाले तरीके से भी करके बताता हूँ। ए बराबर अभी आपने क्या किया था, ए बराबर आई ए लिया था। कॉलम वाले में ए बराबर ए आई लेते हैं, ए बराबर ए आई लेते हैं। और यहां पे मैट्रिक्स क्या है, 1 3 2 और -1। शायद यही मैट्रिक्स है, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं। 1 2 3 और -1, बिल्कुल सही, ये मैट्रिक्स है। यस सर, एकदम यही मैट्रिक्स है। अब इसमें हमने लिख दिया a इंटू आई को लिख दिया 1 0 0 1। अब की बार चलेंगे केवल और केवल कॉलम से। अब की बार केवल और केवल कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, यस सर, आगे बढ़िए सर। चलिए, यहां 1 है, यहां 1 है, अच्छी बात है, यहां भी 1 होना चाहिए। चलो पहले यहां 0 कर लेते हैं, यहां 0 नहीं हो पा रहा, तो एक काम करो, पहले यहां 1 बना लो। ये भी कर सकते हो, यहां 1 बना सकते हो, या फिर इधर 0 बना लेते। चलो ये सबसे आसान लग रहा है कि ये वाला वैल्यू 0 हो जाए। तो C2 में C2 प्लस C1 करते हैं, C2 में C2 प्लस C1 करते हैं। तो यार ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 5। 3 2 5 1 -1 0, ये वाली वैल्यू ए है, ये वाली वैल्यू 1 0 1 और 1। ठीक है सर। अब ये 5 को 1 बना देते हैं। कैसे बना देंगे 5 को, या फिर आप ऐसा करो, चलो 5 को पहले 1 बना देते हैं, इस 5 को 1 बना देते हैं। बना सकते हैं ना 1, क्योंकि 0 नहीं चाहिए, 1 बनाना है, 1 बना लेते हैं। तो C2 गोस टू C2/5 बनाइए। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, C2 गोस टू C2/5, यानी कि 1 1 और 2/5, 1 और 0, 1 और 0। और यहां पर ए, यहां पर 1 0 कॉलम 2, कॉलम 2 गोस टू कॉलम 2/5। यार यहां पे गड़बड़ कर दिया मैंने, 2/5 ना, कॉलम 2 को किया है ना आपने, तो कॉलम 2 को किया है तो 1 2 ही रहेगा, और ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। यहाँ पे a, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 0। आखिरी स्टेप, और एक और स्टेप करना पड़ेगा यार, ये भी 0 चाहिए। तो C1 गोस टू C1 माइनस 2 C2, उससे क्या हुआ, देखो 2 है ना,
ये 1 है ना, 1 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, तो 2 में से 2 ही घटा दो, खत्म ही हो जाए, इसका किस्सा ही खत्म। अरे इसका किस्सा ही खत्म कर दो यार, तो काम हो जाएगा। यस सर बिल्कुल हो जाएगा। ये वाली वैल्यू ऐसी आ गई, 1 आ गया 1, और यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1। बताओ जरा क्या आ रहा है? 1 माइनस 2/5, 3/5। जी सर, ये तो 1/5 ही रहेगा, ये 1/5 ही रहेगा, इसको मत छेड़ो। और यहां पर माइनस का 2/5, ये मैट्रिक्स आ गई इनवर्स, ए इनवर्स, ये होगी आई। क्या दोनों इनवर्स सेम आ रहे हैं? चेक कर लेते हैं। 3/5 माइनस 2/5, 1/5 और 1/5। 3/5 माइनस 2/5, 1/5 और 1/5, एकदम सही है। ये वाला इनवर्स और ये वाला इनवर्स सेम आ रहा है, दोनों आंसर सेम। ठीक है? अरे ठीक है ना सर, एकदम ठीक है सर, जाने दो। है सर? नहीं सर समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन करवाओ सर, तभी मजा आएगी। कोई बात नहीं भाई, एक और सवाल करवा देते हैं, है ना, और समझा देते हैं तुमको। सर प्लीज समझा दीजिए। कोई बात नहीं यार, समझा देते हैं। ठीक है सर, समझा दीजिए। आग जलाता है वैसे भी, और पानी बुझाता है, और जहां समझाता है। समझते हैं, आगे चलते हैं। लास्ट प्रॉब्लम, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले सवाल, पहले पूर्ववर्ती सवालों में ये पूछा गया है सवाल, है ना। ये सवाल अब अगर आया तो हो सकता है 8 नंबर का ही सवाल आ जाए, बोले कि करके बताओ। कर लेंगे यार, चलिए करते हैं। हम रो वाला ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? कॉलम ऑपरेशन हमने लगा लिया, रो ऑपरेशन दोनों लगा लिया। अब तुम्हारी मर्जी है, जिससे भी तुमको करना। देखो ये रो वाला है, ये कॉलम वाला है, तो ए बराबर आई ए लिख देते हैं। कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा के हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुमको रो लगाना है लगा लो, कॉलम लगाना है कॉलम लगा लो, वो अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने, है ना। तुम्हें जो जैसे भी करना है उचित लगे वैसा कर लो, ठीक है? कर लेंगे सर, ठीक है सर, बताओ। तो a बराबर आई ए हो गया, तो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 0 1 2 0 1 3 1 2 और 1 2 3 और 1। i इंटू आई का वैल्यू कितना है? i का वैल्यू लिखना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहां पे लिख दिया a। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब संक्रियाएं लगानी पड़ेंगी प्रारंभिक। उससे क्या है, 3 वाले में थोड़ा मुश्किल होता है ये काम। मुश्किल मतलब दिमाग लगता है, दिमाग भी लगता है, और मेहनत भी ज्यादा होती है, मजदूरी करनी पड़ती है यार, पसीना बहाना पड़ता है। वैसे भी बिना परिश्रम के तो कुछ मिलता नहीं है, तो नंबर क्यों मिलेंगे फ्री में? ठीक है, इसलिए थोड़ी मेहनत करेंगे। ठीक है सर, करवाइए सर मेहनत। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इस रो को इधर भेज देते हैं ताकि ये 1 ऊपर आ जाए। तो R2 को या R1 को R2 में तब्दील करती है, R1 और R2 को इंटरचेंज करती है, R1 और R2 को बदल दिया। ठीक है, ये 1 2 3, ये 0 1 2, ये 3 1 1। यहां पे ये ऊपर 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1 ये ए हो गया। अब क्या करें हैं? देखेंगे यार, अब देखेंगे क्या हो सकता है। अच्छा, यहां तो 1 आ गया, यहां 0 है। चलो ईश्वर की बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि एक जगह तो 0 दिया हुआ है। ये वाला और 0 बना लेते हैं, 3 वाला भी। एक एक करके पहले एक किसी एक कॉलम में 0 ले आओ, किसी भी एक कॉलम में, ठीक है, फिर रो में लाएंगे, फिर धीरे 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 इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने R3 में R3 माइनस R1 कर दिया, है ना। अब मैं कैसे कर रहा हूं, हो सकता है आपको कुछ और ऑपरेशन लगाने में फायदा हो रहा हो, तो आप वो ऑपरेशन लगा लोगे। तो दिमाग चलाने का स्तर अलग अलग हो सकता है ना, हो सकता है आप थोड़ा और जल्दी कर लो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसा सीख रहे हैं ना। सीखना तो पड़ेगा यार, देखो। और बाकी क्या है, नहीं तो कई सारे क्या है, बच्चे मास्टर पे ही डोल देते हैं, बोले सर ने बता दी, ऐसा कर लो, वैसे ही कर लो। ठीक है, R3 माइनस R1। अब देखो ये वाली वैल्यू कितनी हुई भाई, 1 2 3 0 1 2 3 1 1। ठीक, अब मैंने क्या किया, R3 में R3 माइनस 3 R1 करना पड़ेगा। R3 माइनस, ओके, तो ये आरती गोस टू आरती माइनस R1। सर आप R3 मतलब आरती ठीक है, अब मैं इसका आरती कहता हूँ, है ना।
ठीक है सर, क्यों कहते हो? अब याद मत दिलाओ यार, मतलब है। इधर देखो चुपचाप, 1 2 3 0 1 2 3 1 1। तो आरती में आरती माइनस 3R1 कर दिया, उससे क्या हो गया? 1 2 3 रहा, 0 1 2 रहा, 3 में से 3 गया, 0 हो गया। 1 माइनस 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 माइनस का 5, 1 माइनस 3 3 जा 9, 1 माइनस 9 माइनस का 8। ठीक है क्या? अरे ठीक है ना यार, 3 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9, 1 माइनस 9 इज 8। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1, और यहाँ पे है a। 0 0 1 कैसे आएगी? 3 से घटाया है ना, यहाँ पे आएगा, ये वाली वैल्यू तो 0 ही रहेगी, ये माइनस का 3 हो जाएगी और ये 1 ही रहेगी, ये a हो जाएगी। ठीक है भाई, यहां तक तो मैंने कर लिया। चलो मेरे को 2 0 मिल गए, ये 0 मिल गया, ये 0। अब ये भी 0 चाहिए, ये 1 है, चलो अच्छी बात है। ये 0 चाहिए, ये वाली चीज 0 बनानी। अब अगर आपने इस वाली चीज को 0 बनाने के लिए ऊपर वाले का प्रयोग किया तो पता क्या होगा? क्या होगा सर? बताओ सर क्या होगा? तो देख लो, करके देखो जरा, ये 1 वापस चिपक जाएगा। तो 0 बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल R2 और R3 का। किसका? R2 और R3 का। तो R2 गोज टू R2 प्लस 5R1, उससे ये 0 बन जाएगा। 1 0 0 1 2 3, यहां पे 2, यहां पे 0, माइनस 8 और 10, 10 माइनस 8 2 हो गए। जोड़ दिया ना, 5 दूना 10, 10 में से 8 गए 0, ये हो गया। अच्छा यहां पे बताओ क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है 0, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0। अच्छा यहां पे 5 से गुणा करके जोड़ा है तो 5 आएगा, 5 से गुणा करके माइनस 3, और यहां पे 1, यहां पे आ गया। यहां तक मैंने इसको कर लिया। अब जरा थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और दम लगाएंगे। सर दम ही ना निकल जाए कहीं, कुछ नहीं निकलेगा यार। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने के एकदम कगार पे हूं, बस खत्म होने वाला है ये सॉल्यूशन इसका। ये मिल गया भाई। अब देखो यहां भी 0 बन गया, यहां भी 0 बन गया, यहां भी 0 बन गया, वेरी गुड। बस यहां 1 नहीं है। क्या करें क्या करें क्या करें? बोलो बोलो जल्दी बोलो। इसको 1 बना दे, बाद में फिर 0 0 बनाते रहेंगे, बाद में 0 0 बनाते रहेंगे, या फिर चलो पहले ऊपर 0 बना देते हैं फिर देखेंगे। अब ये 2 है, इस 2 को 0 चाहिए, इस 2 को 0 चाहिए, या पहले चलो यहां 1 बना लो, उस 1 से ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है सर, आप जैसा बोल रहे हो वैसा कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, चलो वो भी पहले, मतलब जैसे भी जाना चाहो चले जाओ। मैं चाहता हूं कि ये 0 बन जाए, क्योंकि ये दोनों 2 दिख रहे हैं मुझे, मैं इन दोनों को ही 0 बना देता हूं, इन दोनों को 0 बना देता हूं, बेटर रहेगा। तो R2 में R2 माइनस R3 कर दिया, उससे एक और 0 बन गया। 1 2 3 0 1 0 और 0 0 1 0 0 2। ये कितना आ रहा है भाई? इसमें से R2 में से R3 कम कर दिया तो 1, ये 0 खत्म हो गए, 0 खत्म हो गए, ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहां मुझे मिल रहा है 0 1 0 1 माइनस 5 माइनस का 4, 0 माइनस 3 मतलब प्लस का 3, और 0 माइनस 1 यानी कि माइनस का। यहां पे 5, यहां पे माइनस 3, यहां पे 1। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब ये 2 को भी 1 बना देते हैं, है ना? या फिर चलो पहले हम अब ये वाला चीज 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो R1 को R1 माइनस 2 R2 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 1 0 0 0 3 1 0 0 और 2। अब बताओ यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, इसमें से R1 माइनस 2 R2 किया तो ये आ गया 8, 4 2 जा 8, माइनस का 8 तो प्लस का 8 हो गया। 1 माइनस 6 माइनस का 5 हो गया, और 0 माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस का 2, प्लस का 2। ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 4, माइनस 4 में से आपने, अच्छा इसमें से तो कुछ किया ही नहीं गया तो कोई बात नहीं, माइनस 4 3 और माइनस 1 5 माइनस 3 और 1। अब इसे हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है, आवश्यकता खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करें, करते हैं। अच्छा यहां तक तो आ गया यार, यहां तक तो चलो किसी तरह से आ गया, एन केन प्रकारेण आ गया आंसर। अभी आंसर नहीं आया है ना?
अब यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 1, पहले यहाँ पे 1 बना लो। R3 में R3 बटे 2 कर दो, ये हो जाएगा 1 0 3 0 1 0 0 0 1, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 8 -5 2 -4 3 -1, ये हो गया 5/2, ये हो गया -3/2 और ये हो गया 1/2। ठीक है, यहाँ पे a, अच्छा यहाँ पे a पहले लिखा हुआ है यार, मैंने a नहीं लिखा। अब ठीक है, अब सही सर। आखिरी चीज अब क्या करना है, बस काम हो गया। R1 में R1 माइनस 4 R1 माइनस, यार यहाँ पे तो R1 माइनस 3 R3 खत्म हो गया। क्यों 3 R3? क्योंकि ये 1 है, 1 को 3 से गुणा करोगे, 3 माइनस 3 करोगे 0 हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब आ जाएगी। लिख रहे हैं 8 R1 माइनस 3 R3 ना, R1 माइनस 3 R3, तो यहां तो आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यहां पे कितना आएगा, R1 माइनस 3 R3 तो 3, 5 3 15, 15/2 यानी कि 8 दूना 16, 1/2 आएगा। यहाँ पे माइनस का 5 है, यहाँ पे 3 3 3 9 माइनस 9/2 यानी कि -5 प्लस 9/2, तो 5 दूना 10 माइनस का 1/2। अच्छा, यहाँ पे 2 माइनस 3/2 यानी कि 4 माइनस 1 1/2 आ गया, और ये आ गया माइनस का 4, ये आ गया 3, ये -1, ये 5/2 और ये माइनस का 3/2 और ये 1/2। ये मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर। कोई डाउट? सर यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, और इसके साथ ए लगाए तो ये ए इनवर्स लिखा हुआ। अब ये इतनी मेहनत है, इतने सारे स्टेप हैं इसमें कि कहीं पर भी एक छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो आंसर सही नहीं आएगा। आंसर चेक करने का भी एक तरीका है, अगले लेक्चर में उसकी बात करेंगे, क्योंकि जो इनवर्स वाली चीज है वो हमें अगले लेक्चर में डिटरमिनेंट के थ्रू पता चल जाएगी। यहां देख लेते हैं यार, पहले क्या ऑपरेशन लगाया, पहले ऑपरेशन लगाया R1 को R2 में फ्लिप कर दिया ताकि ये 1 ऊपर चला जाए। बना तो ऐसे भी सकते थे जोड़ करके भी, ठीक है, जब दिया हुआ है तो काहे के लिए बनाएंगे। इधर ऊपर कर दिया 1 बन गया, यहाँ 1 दिया, ईश्वर की दया है हमारे ऊपर। ठीक है, ये 1 2 3 0 1 2 ऐसे करके आ गया। फिर हमने R3 माइनस 3 R1 लगाया। R3 माइनस 3 R1 से क्या फायदा हो गया, ये R3 है ना, R3 माइनस 3 R1, R3 माइनस 3 R1, तो ये वाली ये, अच्छा यहाँ पे लगाया ना, यहाँ पे R3 माइनस 3 R1, तो 3 माइनस 3 0 हो गया। यहाँ पे जो भी आया R3 माइनस 3 R1 कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे लगाया है R3 माइनस 3 R1, ये 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पे 3 2 6 1 माइनस 6 माइनस 5 और 1 माइनस 9 माइनस 8, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 0 मिल गए। 2 0 एक साथ मिलने का फायदा होता है बेटा, याद रखना है ना। ये फायदा ये होगा कि भाई अब यहाँ पे 1 हो गया। अच्छा, अब एक जगह और कभी 0 बना लो तो फिर बस इसको ऐड करके चले जाएंगे, 0 आता चला जाएगा। यही प्रोसेस होता है इसको सॉल्व करने। अगले स्टेप में क्या, R2 में R2 प्लस 5 R1, R2 नहीं R3 होगा, गलत लिख दिया है, R3 प्लस 5 R3 प्लस 5 R2, R3 प्लस 5 R2, R3 प्लस 5 R2, यहाँ पे 5 जोड़ करके जोड़ोगे तो 5 दूना 10 माइनस 2, हाँ बिल्कुल सही है, R3 प्लस 5 R2 आएगा बेटा, R3 गोस टू। ठीक, ये ऑपरेशन लगा लिया। उसके बाद इस ऑपरेशन के बाद हमने ये वाला ऑपरेशन लगाया, उससे क्या हुआ, असल में मेरे को क्या करना है, 1 1 1 लाना है, बाकी सब 0 होने चाहिए। इस जुगाड़ से देखो, ये 2 0 मिलना जरूरी था और ये 2 0 मिलना जरूरी था। इसके बाद तो काम कतई आसान है। इनिशियली 2 0 मिलना ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप किसी को भी किसी से ऐड वगैरह करोगे तो दूसरा वाला छिड़ जाएगा, एक को छेड़ोगे दूसरा छिड़ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसा इसलिए, मतलब ऐसा होगा तो आप बार बार वहीं आ जाओगे, जहां से शुरू कर रहे हो वहीं आ जाओगे, भूल भुलैया टाइप का हो जाएगा कि जहां से शुरू कर रहे हैं सर घूम फिर के वहीं आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, ये यहाँ पर ये चैप्टर होता है खत्म मैट्राइसेस का, है ना। बाकी सवाल आप करते रहिए, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई आप करते रहिए, मुकम्मल रखिए अपनी पढ़ाई को, अभी और भी लेक्चर हैं, सारी चीजें हमें कवर करनी है। आई होप फंक्शन वाली चीज में आपको कोई डाउट रहता नहीं है, मैट्रिसेस में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, केवल अब सवाल करने हैं उठा करके। तो सवाल आप प्रैक्टिस के लिए हमारे पास ऐप में वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वहां से उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं वो ज्यादातर, तो उसको आप असाइनमेंट उठा लोगे तो आपका काम हो जाएगा और एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि नंबर ही तो चाहिए अपने को अच्छे। ठीक है,
तो धन्यवाद आप सभी का, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर।